A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you about analytical paragraph. So let us start this session in detail. Before we proceed, we need to understand what does analytical paragraph mean. चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ का मीनिंग क्या होता है। देखो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, ठीक है। अब जनरली ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे लिखी जाती है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन में आपको कोई चार्ट दे दिया जाता है या कोई ग्राफ दे दिया जाता है, कोई डाटा होता है, आउटलाइन होती है, कोई क्लूज होते हैं या कोई टेबल होती है। तो क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई एक चीज दे दी जाती है और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है एंड यू हैव टू स्टडी और यू हैव टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली। आपको क्या करना पड़ता है, कंपैरेटिवली स्टडी करना होता है और उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी होती है जिसको हम एनालिटिकल पैराग्राफ बोल देते हैं। एंड दे शुड बी कंपैरेटिव स्टडी, मतलब आपको जो डाटा दिया गया होता है उसका कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। अब बात आती है कि जो भी आपको फैक्ट्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, ग्राफ हो, चार्ट हो या टेबल हो, तो जो भी फैक्ट्स आपको दिए गए होते हैं वो फैक्ट्स आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में लिखने होते हैं और सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपको कवर करनी होती है विच इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर चार्ट और बार ग्राफ और टेबल। मान लो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी होती है वो इंफॉर्मेशन आपको कवर करनी होती है, राइट। अगर इसके वर्ड लिमिट की अगर बात की जाए तो ये आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा। इसकी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स है। अगर इसकी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो आपकी लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए एंड क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, और जितना पॉसिबल हो उसके कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए आपकी, जो कि उस पर्टिकुलर पाई चार्ट, बार ग्राफ या टेबल के अंदर आपको दी गई है, वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको टू द पॉइंट क्या होता है, लिखना होता है कंपैरेटिव स्टडी करते हुए। और अगर मैं बात करता हूं ये कितने मार्क्स का आता है आपका, ये आपका 5 मार्क्स का आता है। ओके, ये आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है ये आपका 5 मार्क्स का आता है। इसमें जनरली जब आप एग्जाम की बात करें तो आपको इसके लिए इंटरनल क्या होता है, चॉइस मिलती है, आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो नाउ लेट अस डिस्कस कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है, कौन कौन से वो की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं एक जब आप एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डाटा, ग्राफ, क्लूज। देखो अगर मैं बात करता हूं तो जनरली मैंने अभी आपको बताया है कि आपको क्या कर दिया जाता है, आपको एक चार्ट दे दिया जाता है, एक टेबल दे दी जाती है, एक डाटा दे दिया जाता है, ग्राफ दे दिया जाता है, उसके हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। तो जो भी फैक्ट्स उसके अंदर दिए होते हैं वही फैक्ट्स हमें लिखने होते हैं। तो आपका जो भी डाटा होता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं, इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ब्रीफ का मतलब है टू द पॉइंट और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है समझ में आने लायक होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख रहे हैं उस डाटा को स्टडी करते हुए वो ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, समझ में आने लायक होना चाहिए। देन इट शुड स्टेट फैक्ट दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट, और जो भी फैक्ट्स उसके अंदर दिए गए हैं उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, टेबल के अंदर, वही फैक्ट्स आपको लिखने होते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते आप। द नेक्स्ट वन, इट इज नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, और जितना पॉसिबल हो सके आपका जो लैंग्वेज है वो सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। देन it should mention figures and quantities appropriately, और जो भी डाटा आपको, जो भी फिगर वहां पर दी गई है, जो भी आंकड़ा आपको दिया गया है उस टेबल के अंदर, उस चार्ट के अंदर, बार ग्राफ के अंदर, तो वही आंकड़ा आपको एज इट इज लिखना है। आप अपनी तरफ से कोई आंकड़े के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। The next one, it is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph. देखिए अब जनरली बच्चा क्या करते हैं, वो प्रेजेंट भी यूज कर लेता है, पास्ट भी यूज कर लेता है। जो भी टेंस में आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, तो आपको एक ही मतलब टेंस को फॉलो करते हुए आपको अपना एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना चाहिए, चाहे वो पास्ट हो या चाहे वो प्रेजेंट हो। बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप प्रेजेंट में लिखेंगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा।
Then no personal observation or response should be provided. As I told you, आपको एक ऑथेंटिक डाटा दिया होता है, वही डाटा आपको प्रेजेंट करना होता है, कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है। इसके अंदर जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन या जो रिस्पॉन्स आप दोगे उसको एंटरटेन नहीं किया जाता है, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन या पर्सनल रिस्पॉन्स उसमें ना लिखें। Next point is it would be preferable to use passive form of the verb. जनरली देखो किसी भी सेंटेंस को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको एक्टिव में लिखते हो या उसको आप किस में लिखते हो, पैसिव में लिखते हो। तो जनरली जब आप कभी भी एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हो, सो योर पैसिव सेंटेंस फॉर्मेशन इज एक्सेप्टेबल, मतलब पैसिव में ही ज्यादा उसको प्रेफर किया जाता है, बट इट डज नॉट मीन दैट कि अगर आप एक्टिव में लिखोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना हो उसके आप पैसिव स्ट्रक्चर में लिखोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, राइट। नाउ दीज आर द की पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल जस्ट फ्रेमिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। अब बात आती है कि एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं। देखिए, एनालिटिकल जो पैराग्राफ होता है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट जो पार्ट होना चाहिए वो आपका इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। सेकंड पार्ट जो होना चाहिए आपका, जिसके अंदर बॉडी ऑफ पैराग्राफ, जिसके अंदर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब जो भी आपको आंकड़ा दिया गया था उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, वो आपका सेकंड पैराग्राफ में आएगा। कंपैरेटिव स्टडी बोल सकते हैं इसको, जो भी आपको आंकड़ा दिया होता है उसकी कंपैरेटिव स्टडी आपको सेकंड पैराग्राफ में करना होगा। थर्ड जो पार्ट होगा उसका कंक्लूजन आ जाएगा, जो आपने ओवरऑल कंक्लूड किया, जो ओवरऑल आपका ऑब्जर्वेशन है उस पर्टिकुलर डाटा को देखकर, तो आपको लास्ट में जाकर उसको कंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। चलो अब एक सैंपल को देख लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। एक सैंपल देख लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो द पाई चार्ट शोज द proportion of people from different household living in poverty। मतलब आपको क्या दिया गया है, एक डाटा दिया गया है, इस डाटा के अंदर क्या है, अलग अलग लोग जो कि यूके के अंदर है, जो कि पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, और ये जो आंकड़ा है 2012 का दिया गया है, और हमें क्या करना है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको 100 to 120 वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब आपको आंकड़ा दिया गया है, ये देखो कलर्स में डिफाइन किया गया अलग अलग कलर्स में, कि मतलब किस कलर में कितना परसेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सिंगल एज पर्सन कितने हैं आपके, ये देखो ब्लू कलर का है, तो सिंगल एज आपका ये हो गया 7% हो गया, ठीक है। और एज कपल जो कि आपको इस कलर में दिया गया है, तो ये 5% हो गया आपका। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन जो पेरेंट्स दिए गए 24% दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको एक डाटा दिया गया है। ये जो है ये आपका एक पाई चार्ट हो गया, ये पाई चार्ट हो गया जो सर्कल के अंदर जो राउंड सर्कल का है, ये पाई चार्ट हो गया। इसके अंदर कुछ आपको डिटेल्स दी गई है। यूके के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर आपको बताना था कि पॉवर्टी के अंदर, मतलब जो हाउस होल्ड है, अलग अलग जो हाउस होल्ड लोग हैं, अलग अलग जो फैमिलीज हैं, वो पॉवर्टी के अंदर किस तरीके से रहती है। और ये सर्वे था जो 2002 में हुआ था। तो आपको एक पिक्चर दे दिया गया, एक पाई चार्ट दे दिया। अब इसको पाई चार्ट को स्टडी करते हुए आपको इसको लिखना है। देखते हैं आप क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया जो कि आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा, द गिवन पाई चार्ट इलिस्ट्रेट, इलिस्ट्रेट का मतलब एक्सप्लेन 7 different categories of household living in poverty in UK in 2002। अब देखो 7 कैटेगरीज दी गई है आपको, ये पाई चार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कैटेगरीज आपको दी गई है, बिल्कुल ठीक है। और किसके बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन में भी दिया था, पावर्टी इन यूके, पावर्टी इन यूके 2012। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट क्या होता है, आपका क्वेश्चन में ही कवर हो जाता है। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये किसके बारे में है, तो आपने बता दिया पाई चार्ट है, 7 कैटेगरीज को इसमें क्या किया गया है, काउंट किया गया है, और ये 2012 में एक सर्वे हुआ था उसके बारे में है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपने यूज कर दिया। सेकंड पैराग्राफ आपका क्या है, कंपैरेटिव स्टडी। अब जितना भी ये आपको 7 जो कैटेगरीज दी गई है, इन कैटेगरीज के अंदर आपको कंपैरिजन करना होगा। कंपैरेटिव स्टडी होता है आपका सेकंड पैराग्राफ के अंदर। अब देखो, इट इज क्लियरली एविडेंट, एविडेंट का मतलब साफ साफ दिखाई पड़ना, फ्रॉम द पाई चार्ट, जैसे कि हम पाई चार्ट से देख पाते हैं, दैट द 26% ऑफ टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउसहोल्ड आर दोज ऑफ सोल पेरेंट्स। सोल पेरेंट्स मतलब जो अकेले रहते हैं। अगर आप देखो तो 26% की अगर बात की जाए, तो 26% के अलावा
तो 26 देखो ये जो आपको ब्लू कलर में दिया गया तो उसमें 100 पेरेंट्स जो कि पॉवर्टी के अंदर आते हैं, कितना उसका परसेंटेज है 26% है। ये देखो यहाँ पे दिया है, तो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है मैंने यहाँ से देख के लिखी है। और देखो ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है, मैंने प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है। देखिए, एंड सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द सेकंड हाईएस्ट proportion with 24% contrast of couple with children and account for 9% couple with the children, account for 15% of the children household। अब यहाँ पे देखो कंपैरेटिव स्टडी की है उन्होंने, क्या बोला है देखो, पहले तो आपका 26% आ गया, उसके बाद 24% जो है आपका वो कौन सा है, ये जो पर्पल कलर जो आपको ग्रीन कलर में दिया सिंगल विदाउट चिल्ड्रन है। उसके अलावा आपको बताया गया है कि जो 9% है वो 9% कौन सा हो गया आपका, 9% में ये जो आपको दिया गया है जो कि पर्पल कलर में है, कौन से है पर्पल कलर में आपका, ये देखो कपल विदाउट चिल्ड्रन दिया गया है, राइट। और उसके बाद फिर आपको 15% दिया गया है, 15% में क्या हो गया आपका, देखो ये जो ऑरेंज कलर में कपल विद चिल्ड्रन। तो यही आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। और उसके बाद देखो सिंगल एज पर्सन एंड एज कपल प्रोपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर द पुअर हाउस होल्ड। और अगर बात की जाए 12% की, यानी इन दोनों को मिलाकर, जैसे अगर बात करते हैं सिंगल एज पर्सन और कपल एज जो है जो कि पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, ये टोटल क्या दिया 12% दिया, राइट। तो यहाँ पे 12% हो गया आपका। सो माय डियर स्टूडेंट, ओवरऑल मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे मान लो ये जो आंकड़ा दिया है इस आंकड़े को स्टडी करना है, राइट। आप अपने तरीके से भी इसको आंकड़े को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, इट इज क्लियरली एविडेंट दैट फ्रॉम द पाई चार्ट, ओके, पाई चार्ट 7% people of single age person live in poverty, whereas okay 5% people of age couple live in poverty। तो मैंने इसका comparative study कर दिया, okay, and it's quite shocking that around 24% those who belong to single without children category they live in poverty। तो मैंने यहाँ पर इसका बता दिया। तो आप क्या करोगे, कंपैरेटिव स्टडी करोगे, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको आंकड़ा दिया होता है उस आंकड़े को ही ध्यान में रख के आपको करना होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो गया, सेकंड पैराग्राफ का कंपैरेटिव स्टडी हो गया जो कि आपको डाटा दिया गया है, और थर्ड पैराग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल आपको कंक्लूजन करना है। फिर देखो, ओवरऑल 14% ऑफ हाउस होल्ड इन द यूके लिविंग इन पॉवर्टी। ओवरऑल अगर बात करें 14% की अगर बात की जाती है तो ये थर्ड पैराग्राफ, ये लाइन ऊपर आनी चाहिए थी जैसे, राइट, यहाँ पर। तो ओवरऑल जो 14% जो है वो क्या रहेंगे, उसके अंदर है रही है पॉवर्टी के अंदर। द यंगर जनरेशन हैड a greater poor percentage than the aged counterparts. Couples without children had better economic condition than those with children। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी किया है। ये वाला जो लाइन है ओवरऑल 14% हाउस होल्ड वाला लाइन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ से उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने अपना कंक्लूजन दे दिया, ओवरऑल कंक्लूजन दिया। देखो, द यंगर जनरेशन हैड ग्रेटर पुअर परसेंटेज, मतलब जो यंगर जनरेशन है उसका क्या है, ज्यादा क्या है परसेंटेज पॉवर्टी के अंदर है, किनके मुताबिक, कपल्स विद चिल्ड्रन। और जिन बच्चों के, जिनके कपल्स के चिल्ड्रन नहीं है उनकी कंडीशन क्या है, ज्यादा अच्छी है उनसे जिनके पास बच्चे हैं। तो ओवरऑल आपने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद आपने अपना कंक्लूजन दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, अपना एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है। I truly believe, my dear student, I have made it clear to you. Thanks for watching this video. Thank you and have a nice day, and God bless you and stay happy and blessed.